हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 8 जिसका नाम वल और दाग है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलें देखें। पहला प्रश्न जो आपका अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है कि यहाँ पर आपको दो उदाहरण देने हैं धक्के और खिंचाव के। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो आपने यहाँ पे दो उदाहरण देने हैं, दोनों के मतलब धक्के के भी और खिंचाव के भी। ठीक है, तो पहले धक्के के उदाहरण देखते हैं। तो पहला है कार को धक्का लगाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि मान लो आप किसी साधन से जा रहे हैं, कार या बाइक वगैरह स्कूटी कुछ भी, अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कुछ धक्का लगाना पड़ता है ना। तो वो हो गया कार को धक्का लगाना। दूसरा है मान लो आपके पास कोई मेज पे बुक रखी हुई है, उसको आप धक्का लगा के आगे को सरका देते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए धक्का लगाना। ठीक है, इसके बाद हम खिंचाव के उदाहरण देखते हैं। तो खिंचाव के उदाहरण में पहला उदाहरण जो है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। आपने देखा होगा कि कुआं जो है उसमें से जब पानी की बाल्टी को आप खींचते हैं, जैसे ये पानी की बाल्टी है तो उसको खींचा जाता है, तो वहाँ पे खिंचाव तो लगेगा ही, है ना। रस्सी को आप पकड़ के खींचेंगे तो वही हो गया खिंचाव का उदाहरण। इसके बाद दूसरा है बैल के गले में बंधी हुई रस्सी को खींचना। कि कोई बैल है उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, उसको आप खींच रहे हैं, है ना, तभी तो बैल आगे आएगा। तो इसलिए ये आपके दो उदाहरण हो गए, आपको समझ आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो। अब वस्तु कोई भी है हमारे पास, उसकी आकृति में हमने बल के द्वारा कुछ चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है ना। तो देखें यहाँ उदाहरण, ये चित्र देख कर आप समझ गए होंगे। जैसे ये आटा गूंद रही हैं, ठीक है, तो आटे की आकृति बदलती रहती है जब उस पर दबाव डलता है। तो दबाव का मतलब क्या है, वहाँ बल लगाया जा रहा है ना हाथों से। ये देखो ये हाथ बने हुए हैं तो ये बल लगा रहे हैं, इससे इसकी आकृति बदलती रहती है। तो पहला उदाहरण हमारा यही हो गया, प्लेट में रखे गूंधे हुए आटे को हाथ से नीचे की ओर दबाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, देखो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये साइकिल की गद्दी पे बैठे हुए इंसान का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसके कमानी होती है, जैसे ही बैठते हैं तो वो नीचे दब जाती है ना। तो बल के कारण उसकी आकृति परिवर्तित हो गई। तो यही लिखा है साइकिल की गद्दी में लगी कमानी की आकृति में परिवर्तन गद्दी पर बैठने से होना। तो ये आपके दोनों उदाहरण हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपके रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थानों को आपने भरना है। तो देखें पहला, कुएं में से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है। अभी पीछे हमने देखा क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है ना। खींचेंगे तभी तो रस्सी ऊपर की तरफ आएगी, पानी की बाल्टी, है ना। तो यहाँ खींचना हो गया। इसके बाद अगला जो है आपका कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को कैसे अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो अपनी तरफ खींचती है तो उसको क्या कहते हैं, आकर्षण, यानी कि वह उसको आकर्षित कर रही है। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ आकर्षित। इसके बाद अगला देखें, अगले तीसरे में लिखा है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करेंगे, ट्रॉली को आगे धकेलना पड़ेगा, है ना। तो आंसर होगा धकेलना। यहाँ पर सामान से आगे की तरफ से आप उसे खींच भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर खींचना भी आ सकता है, ये नहीं है कि आप केवल धकेलना लिख रहे हैं तो वो ठीक है, वहाँ पर खींचना भी हो सकता है, क्योंकि ट्रॉली को चाहे पीछे से धक्का दो या फिर आगे की तरफ से आप उसे खींच भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें चौथा देखें, किसी चुंबक द्वारा। तो देखिए बच्चों आगे जो दिया हुआ है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, अब देखिए दोनों ध्रुव जो है ना उत्तरी लिखे हुए हैं, है ना। दोनों ही ध्रुव सेम हो गए, उत्तरी ध्रुव दोनों तरफ है। ठीक है, जब दोनों सेम एक जैसे हमारे पास ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, मतलब दूर दूर धकेलेंगे। प्रतिकर्षित करना मतलब दूर दूर धकेलना। ठीक है, तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रतिकर्षित करना। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक धनुर्धर लक्ष्य का पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है।
इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो सूचना है, इस सूचना के आधार पर हमने आगे के जो खाली स्थान हैं उनको भरना है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान में भरे जाएंगे शब्द वो भी दिए हुए हैं, देखें ये लिखे हुए हैं। तो इनमें क्या क्या लिखा है? आकर्षण, पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण और आकृति। इन शब्दों में से हमने नीचे के रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहले में है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो बल लगा रही है धनुर्धर, देखें ये चित्र की सहायता से, ये देखिए आप, ये चित्र में दिखाया हुआ है ना कि ये यहाँ पर ये जो है इसको खींच रही है ना। तो तीर को जब खींचा जा रहा है तो वो बल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो धनुष होता है वो पहले ऐसे सीधी आकृति का होता है, जब उसने उसको खींच लिया तो ये देखें आप, इसकी आकृति इस तरह से हो गई है ना। तो यहाँ आकृति बदल गई, तो ये आकृति क्या हुआ, इसका आकृति का बदलना। और आप देख रहे हैं ये जिसने भी इसे खींचा है, तो ये मान लो जो खींच रही है धनुर्धर, उसके सारा पेशीय बल भी इसमें यूज़ हो रहा है, तभी तो वो खींच पा रही है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखें, पहले में धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी क्या बदलेगी, आकृति बदलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आकृति। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। अभी हमने बात करी थी कौन सा बल होगा, पेशीय बल होगा, क्योंकि हाथों में से जो बल यूज हो रहा है वह कौन सा हो रहा है, पेशीय बल हो रहा है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में जो लिखा हुआ है कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार बताना है। तो देखिए, तीर की अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे अभी हमने इस चित्र में देखा था, देखें फिर से कि ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर तीर के संपर्क में इसके हाथ आ रहे हैं धनुर्धर के, है ना। अगर इसके संपर्क में यह अपने हाथों को ना लाए तो क्या तीर, क्या ये आकृति बदलेगी? नहीं बदलेगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर संपर्क बल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा संपर्क बल। तो इसमें देखें ये लिखा हुआ है संपर्क बल। ठीक, इसके बाद अगले में है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला, इस पर जो अब बल लगेंगे लक्ष्य की तरफ वो जा रहा है, तो देखें यहाँ पर बच्चों गुरुत्व बल तो लगेगा ही, है ना, गुरुत्व बल तो है ही। इसके अलावा जो यहाँ दूसरा बल है वह क्या है, तीर को हवा में से, वायुमंडल जो है हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें से गुजरना है। तो हवा जो है, वायु जो है, उसमें क्या है, घर्षण बल है, वहाँ पर उसके साथ घर्षण बल यूज होएगा, है ना। तो वायु को काटते हुए तीर को आगे जाना है, तो इसलिए दूसरा आंसर आ गया घर्षण। ठीक, तो अब आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक, हमें मतलब वह कारण बताना है कि बल जो है वह कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। ठीक है, मतलब कारक बताना है हमें कि कौन लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद जिस वस्तु पर बल लगाया गया है वह वस्तु भी बतानी है जिस पर बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहले तो कि एक तो हमें कारक बताना है, वस्तु बतानी है कि किस पर बल लग रहा है, और उसके बाद प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसका प्रभाव भी बताना है कि उस बल के द्वारा वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें यहाँ बतानी है। ठीक, तो यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं टोटल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में लिखा है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। ठीक है, तो अंगुलियों से दबाना, ये देखें, ये आप चित्र से देख रहे होंगे। ठीक है, ये स्क्वीज़र है, इसको भी उंगलियों से जब दबाया जा रहा है, नींबू उसके बीच में रखकर, तो ये आप देख सकते हैं ये उंगलियों से दबा रहे हैं, है ना। तो कारक क्या हो गया, उंगलियों से दबाना। ठीक, उंगलियां जो हैं वह हमारी कारक हो गई। वस्तु क्या है, नींबू, है ना। ये नींबू जो है इसको हमने दबाया है और इसका प्रभाव क्या होगा, इससे रस निकलेगा, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है हमारे आंसर में कि बल का कारक क्या है, उंगलियां हो गई। वस्तु कौन सी है, नींबू का टुकड़ा हो गया। बल का प्रभाव क्या हुआ, नींबू से रस का निकलना। ठीक, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें
दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वह दिया है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। अब आप सब लोग टूथपेस्ट से यूज़ करके सुबह ब्रश तो रोज करते ही होंगे, है ना, तो उसमें आपको पता ही है कि क्या किया जाता है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम बल का कारक देखते हैं। कारक कौन हुआ कि हमारे हाथों के द्वारा हम उस टूथपेस्ट को दबाते हैं। तो हाथ जो ट्यूब को दबा रहा है, मनुष्य का हाथ जो ट्यूब को दबा रहा है, वह उसका कारक हो गया। वस्तु क्या है वहाँ पर? वस्तु है दंत मंजन की ट्यूब, ठीक है, क्योंकि उसी को दबाया जा रहा है। और उसका प्रभाव, अब इस दबाव का प्रभाव क्या पड़ा कि ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलेगा, है ना, ट्यूब से पेस्ट का बाहर निकलना, ये उसका प्रभाव हो गया। ठीक, तो आप ये इस चित्र में भी देख सकते हैं, नीचे ये देखें, ये चित्र, ये हाथ से इसको दबाया जा रहा है, ठीक है, ये टूथपेस्ट है और इससे ये बाहर निकल जा रही है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। गांव में दिया है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। ठीक है, तो कमानी क्या होती है, ये आप ये देख सकते हैं चित्र, ये इस तरह की होती है, कमानीदार तुला कहा जाता है। इसमें नीचे जो ये हुक लगा है, यहाँ पर कोई भार टांग दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे इस भार को टांगेंगे तो क्या होगा, ये नीचे को आ जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखें, जो बल का कारक है वो क्या हुआ, कमानी के सिरे पर लटका भार, जो भार है वही यहाँ पे कारक है। वस्तु क्या है हमारी, जो भी हुक से लटकी हमारी कमानी है वह है, उसी के ऊपर, तो इस कमानी के ऊपर ही तो हम प्रभाव देख रहे हैं, है ना। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जो इसका स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग होता है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कमानी का जो स्प्रिंग है वह लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगला है कि ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को पार करना। ठीक है, तो देखें, ये चित्र की मदद से आप देख सकते हैं, ये ऊंची कूद कर रहा है और ये इस छड़ को, इस बाधा को इसने पार करना है ना। तो कारक क्या है यहाँ पर, ये खिलाड़ी है ना, जो कूद कर रहा है, ये हमारा कारक हो गया। कारक जो हो गया खिलाड़ी। वस्तु क्या है हमारी, ऊंची छड़ जो है ये यहाँ पर, ठीक है, इसको पार करना है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, खिलाड़ी द्वारा ऊंची कूद करते हुए बाधा पार करना, तो वो ऊंची कूद करके इस बाधा को पार कर लेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे की गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। ठीक है, हथौड़े से लोहार जो है उसको पीट रहा है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखें, गर्म टुकड़े को जब भी आप पीट रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई टुकड़ा है, इसको पीट दिया जाएगा तो ये फैल जाएगा, है ना, और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, लोहार जो है वो उसको मनचाही आकृति दे लेगा। देखें, ये चित्र से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसको पीट रहा है ना, गर्म करके, और ये देखो, ये बर्तन जो है अलग अलग आकृतियों के बन जाते हैं। तो आंसर भी यही है। आंसर पढ़ते हैं। हथौड़े से पीटने पर लोहे के गर्म टुकड़े की आकृति बदल जाएगी। इससे लोहार का अपनी मनचाही आकृति बनाने में आसानी हो जाएगी। अतः लोहे के टुकड़े पर बल लगाने से लोहार ने उसकी आकृति में परिवर्तन किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है आपका। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताना है। अब देखें आप ये चित्र में कि ये दीवार के साथ गुब्बारा चिपका हुआ है। तो ये चिपका कैसे है, जब इसको रगड़ा है किसी संश्लिष्ट टुकड़े से, मतलब जैसे मान लो आप संश्लिष्ट टुकड़े में जैसे सिल्क जो है, पॉलिस्टर जो है, उससे आप इसको रगड़ सकते हैं। गुब्बारा फुला के उसे रगड़ना है और फिर आप दीवार पे चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा आपका। हाँ, तो बच्चों, इसमें जो आपका बल लगा है वो कौन सा बल यहाँ पर यूज हुआ है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। अब ये स्थिर वैद्युत बल क्या होता है कि किसी स्थिर, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक चीज आवेशित है और एक अनावेशित है, तो उनके बीच में वहाँ आवेश उत्पन्न हो गया है, इसलिए वैद्युत बल हो गया। और स्थिर वस्तु है तो यहाँ स्थिर वैद्युत बल है ये। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ बताना है कि गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है।
ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में यहाँ देखें, पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी पर पेशीय और गुरुत्व दोनों बल लग रहे हैं। तो कौन से बल लग रहे हैं बच्चों? यहाँ पेशीय बल तो लग ही रहा है, जब आप हाथ का प्रयोग कर रहे हैं ना तो आपकी पेशियाँ यूज हो रही हैं, तो पेशीय बल हो गया। और बाल्टी जो है वह जमीन पर से आप ऊपर उठा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा बल लग गया? गुरुत्व बल। ठीक है, तो दोनों ही बल लग रहे हैं। अब देखें, ये दोनों बल मतलब पेशीय बल आप ऊपर लगा रहे हैं, गुरुत्व बल बाल्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है ना, तो यहाँ नीचे की तरफ। तो ये दोनों बल परिमाण में यानी मात्रा में समान लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में लग रहे हैं। विपरीत दिशा में लग रहे हैं मतलब एक दूसरे के उल्टे लग रहे हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाल्टी जो है वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं, यही लिखा हुआ है। आंसर पढ़ते हैं अब। तो देखें आप आंसर, पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी पर पेशीय और गुरुत्व दोनों बल कार्य करते हैं। यह दोनों बल बराबर परिमाण यानी मात्रा में और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि गुरुत्व बल अधिक हुआ तो बाल्टी नीचे की ओर अधिक खींचेगी, जिसे पेशीय बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास किया जाता है। इस तरह दोनों बल संतुलित हो जाते हैं और गति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि वो उसकी गति में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा है, अगले क्वेश्चन में आपका नौवें क्वेश्चन में जो लिखा है, देखें, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताने हैं आपने। ये देखें, यहाँ रॉकेट की तस्वीर दी हुई है। तो एक तो हमारा गुरुत्व बल हो ही गया, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ उसे खींचेगा, है ना। और दूसरा, क्योंकि वहाँ हवा है और उस हवा से जो रॉकेट को ऊपर जाना है तो क्या होगा, उसको हवा को काटते हुए ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर उसका घर्षण बल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो बल यूज हो गए, दोनों कौन कौन से? गुरुत्व बल और घर्षण बल। इस तरह से दोनों बलों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में जो लिखा है एक बार उसे पढ़ते हैं पहले। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी उसकी नोजल जो होती है उसको पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का आपने अब कारण बताना है। तो आप सबने देखा होगा ड्रॉपर जो इस तरह से यूज़ भी किया होगा, इस तरह छोटा उसमें मुंह होता है और यहाँ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको आप अगर पानी में रख रहे हैं तो क्या यहाँ से आप इसको मान लो यहाँ से दबा देते हैं इसका, ठीक है, तो ये ऊपर खिंच जाएगा, इसमें पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसा क्या होता है कि ये पानी जो है इसमें ऊपर की तरफ भर जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले इन्हीं में से हमने चूज़ करना है। तो देखें, ऑप्शन पहला पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है रबड़ के बल्ब की आकृति और चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो हमारा आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कारण जो ड्रॉपर है उसके अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 पूरे हो गए। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आ गए होंगे। आपको अगर अच्छा लगा है सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ना समझना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँचें। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।